हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। उम्र हो जाने पर सबकी शादी होती है। वैसे मनुष्य के जीवन में शादी होना अनिवार्य हो ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों के सभी दोस्तों की शादी कुछ एक साल आगे पीछे हो चुकी थी। उन सबकी शादी में हम लोग दल बनाकर बाराती बनकर गए थे। दल बनाकर किसी विवाहोत्सव में शामिल होने का मज़ा कुछ और ही है। लेकिन सिर्फ शरण दीदू की शादी को लेकर जो मुसीबत आ खड़ी हुई थी, वैसी मुसीबत शायद मानव इतिहास में कभी भी नहीं आई होगी। शरण दीदू की शादी एक इतिहास की सृष्टि करने वाली नज़ीर बनकर रह गई है। हम लोगों का शरण दीदू भी एक दिन रिश्वत के एक षड्यंत्र का शिकार हो गया था। किस्सा शुरू से ही बयान करना बेहतर होगा। शरण दीदू हमारे दल में होते हुए भी हमारे दल से अलग था। हम लोगों की तरफ उसके पास पैतृक संपत्ति या ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं थी, न ही उसके साथ कुल गौरव की कोई कहानी जुड़ी हुई थी। दुनिया में उसका अगर कोई था तो थी सिर्फ एक बूढ़ी विधवा माँ। हम लोगों में से सभी किसी न किसी सिफारिश की बदौलत कोई न कोई नौकरी हासिल कर चुके थे, लेकिन शरण दीदू को नौकरी कौन देता। शरण दीदू को अगर कोई भरोसा था तो सिर्फ कुछ एक ट्यूशनों का। दिन रात घोर परिश्रम करके वो जो कुछ थोड़े से रुपए कमा पाता, उन्हीं से दोनों प्राणियों की गुजर बसर होती थी। शरण दीदू की विधवा माँ हम लोगों को देखते ही कह उठती, बेटे क्या तुम लोग शरण दीदू के लिए भी एक नौकरी नहीं ढूंढ सकते। मानो हम लोगों के लिए नौकरी ढूंढ पाना चुटकियों का खेल था। या फिर नौकरी नहीं मिलती तो उसकी शादी ही करा दो। बहुधा ऐसा भी होता है कि किसी किसी की किस्मत शादी के बाद पलट जाती है। शादी भी तो नहीं होती शरण दीदू की। लेकिन शरण दीदू जैसे बेकार लड़के के साथ अपनी लड़की का ब्याह भला करता भी कौन। शरण दीदू की माँ कहती, लेकिन दुनिया में बिना माँ बाप की ऐसी लड़कियां भी तो है जिनकी शादी में दान दहेज देने को कुछ भी नहीं होता। देने को अगर कुछ होता है तो सिर्फ कन्या कलश। मैं भला और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी। मेरी भी तो काफ़ी उम्र हो चली है। क्या बहू का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। शरण दीदू की माँ की पीड़ा हम लोग समझते थे, लेकिन शरण दीदू को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वो हमेशा हंसते हंसते सारे दुखों का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूमता था। राज दरबार हो या श्मशान, हर जगह वह प्रसन्न रहता। न तो उसे किसी से कोई नाराजगी थी और न ही किसी से जलन, यानी जिसे कहते हैं सदाशिव। और ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे ही सदाशिव की जिंदगी में ऐसी भारी मुसीबत पड़ने को थी। ये मुसीबत आई थी शादी के दिन ही, ठीक विवाह के मंडप में। हाँ, आखिरकार शरण दीदू की शादी तय हो गई थी। लड़की के माँ बाप मर चुके थे। लड़की अपने चाचा चाची के लिए भार स्वरूप थी। उस भार को कम करने के लिए चाचा चाची जी जान से जुटे हुए थे। अनेक वर्षों से भार बनी हुई लड़की को वे जिस किसी भी लड़के के हाथ सौंपकर पिंड छुड़ाना चाहते थे। इसका कारण था कि लड़की की उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और वह अपने चाचा चाची के गले का कांटा बन चुकी थी। ठीक उसी समय शरण दीदू जैसे बेरोजगार लड़के की भनक मिली और फिर कोई बातचीत नहीं। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों ही राजी हो गए। पंचांग देखकर शादी की लगन, दिन और तारीख तय कर दिए गए। नज़दीकी रिश्तेदारों तक शादी के निमंत्रण पत्र भी पहुंच गए। उसके बाद यथासंभव शरण दीदू दूल्हे के वेश में लड़की वालों के घर पहुंचा। उत्सव करीब करीब समाप्ति पर था। स्वागत सत्कार और खिलाने पिलाने की व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं थी। नाई, पुरोहित और आमंत्रित अतिथि सभी हाजिर थे। शरण दीदू को एक पीढ़े के ऊपर खड़ा रहना पड़ा और उसके बाद कन्या को एक दूसरे पीढ़े पर बिठाकर दूल्हे के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा कराई गई और उसके बाद ही शुभ दृष्टि की रस्म पूरी हुई। और बस इसके बाद ही संप्रदान होने वाला था। बीच में खड़े पुरोहित जी संप्रदान का मंत्र पढ़ने ही जा रहे थे कि इसी समय एक अप्रत्याशित बाधा आ पड़ी। चारों तरफ शोरगुल मचने लगा। क्या हुआ, क्या बात है, इतना गोलमाल क्यों हो रहा है। बारातियों ने देखा कि अचानक शादी घर के सामने एक बड़ी इंपोर्टेड गाड़ी आकर खड़ी हुई। उस गाड़ी से उतरकर एक संभ्रांत वृद्ध महिला चली आई। उस महिला ने सफ़ेद रंग की कीमती साड़ी और रेशमी शमीज पहन रखी थी। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने जिसे अपने सामने पाया उसी से पूछा, क्या यही यतीन्द्र कुमार सरकार का मकान है। क्या इसी मकान का पता 3/1 दर्जीपाड़ा लेन। उस आदमी ने कहा। उनकी भतीजी देवयानी क्या यही रहती है। उस आदमी ने कहा, हाँ। उस महिला ने फिर सवाल किया, यतीन बाबू कहाँ है, क्या आप उन्हें एक बार बुला देंगे। उस आदमी ने कहा, वे तो इस समय बेहद व्यस्त है। शादी में वे संप्रदान की तैयारी कर रहे हैं। संप्रदान? कैसा संप्रदान, किसकी शादी हो रही है। उनकी भतीजी देवयानी की। देवयानी की? जी हाँ, आज देवयानी की शादी है।
क्या देख नहीं रही है कितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दूल्हा भी आ गया है, बस अब संप्रदान होने वाला है। उस महिला ने कहा, नहीं, ये शादी नहीं होगी, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। ये कहकर उन्होंने पुकारा, कालिदास, अरे ओ कालिदास। कालिदास नाम के एक आदमी ने आते ही उस महिला ने कहा, घटक और पुरोहित जी को तुरंत बुलाओ। पुरोहित के आते ही उन्होंने पूछा, पंडित जी, आज शादी का लग्न कब तक है? माँ जी, शाम 6 बजे से 11 बजे तक। महिला ने कहा, ठीक है। उसके बाद बाहर खड़ी एक जीप की तरफ इशारा करते हुए उस महिला ने कहा, कालिदास, पुलिस वालों को कहो कि वे मुन्ने बाबू को यहाँ ले आए। बस कहने भर की देर थी। 7-8 राइफलधारी पुलिस कांस्टेबल एक नौजवान को घेर कर घर के भीतर ले आए। जो लोग बाराती बनकर शादी में आए थे वे राइफलधारी कांस्टेबलों को देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए। आखिर मामला क्या है? ये महिला आखिर है कौन? और फिर इस नौजवान को भला पुलिस के पहरे में क्यों लाया गया है? उसके बाद क्षण भर में ही जो घटना घटी वो दुनिया के इतिहास में किसी भी शादी के वक्त नहीं घटी होगी। हमारे दोस्त शरदिंदु को पीढ़े से उठाकर उसकी जगह उस नौजवान को बिठा दिया गया और देवयानी अपने पीढ़े पर ही रही। लड़की के चाचा ने उस नौजवान के हाथों में ही अपनी भतीजी देवयानी का संप्रदान कर दिया और शरदिंदु बुद्धू की भांति टुकुर टुकुर उस तरफ ताकता रहा। कहानी की शुरुआत में ही जो कि क्लाइमैक्स हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी की शुरुआत में ही यदि ऐसे क्लाइमैक्स की सृष्टि हो तो उसकी शेष परिणति का ग्राफ कहाँ, किस ऊंचाई तक, किस बिंदु पर जा पहुंचेगा। फिर भी गनीमत की बात यही है कि मैं इस दुर्घटना के वक्त कलकत्ता में मौजूद नहीं था। अगर मैं मौजूद होता तो गुस्से के मारे क्या कर गुजरता पता नहीं। और फिर उस समय मेरा लेखक जीवन आरंभ भी नहीं हुआ था। हाँ, लेखक बनने की इच्छा जरूर थी। नौकरी के सिलसिले में मैं उस समय कलकत्ता से करीब 500 मील दूर था और वह नौकरी भी ऐसी थी कि जब चाहे छुट्टी मिल नहीं सकती। वह नौकरी थी चारों ओर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की नौकरी, यानी मैं भ्रष्टाचार निवारक अफसर के पद पर था। रिश्वत की लेन देन का जो कारोबार इन दिनों भारत में फल फूल रहा है उसकी उन दिनों शुरुआत हुई थी। उन दिनों हम लोगों के ऑफिस के सर्वोच्च अधिकारी थे दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CBI मिस्टर कुलदीप अरोड़ा, और मैं उस समय था महज एक मामूली सेक्शन ऑफिसर। मेरी आँख खराब हो जाने के कारण मैं डिप्यूटेशन पर रेलवे से उस दफ्तर में चला गया था और मेरा हेडक्वार्टर बिलासपुर में था, यानी जबलपुर से 250 मील दूर बिलासपुर में मेरा हेडक्वार्टर था। इसीलिए जब मैं अपने काम के सिलसिले में जबलपुर के रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था उसी समय अपने दोस्त नरेश की चिट्ठी पाकर पहल इस घटना के बारे में जान सका था। चिट्ठी पढ़कर मैं हैरान रह गया। किसी विवाह उत्सव में असल दूल्हे को उठाकर राइफलधारी पुलिस कांस्टेबलों की सहायता से किसी दूसरे के साथ किसी लड़की की शादी करवा देने की घटना जैसे विचित्र थी वैसे ही नई भी थी। मैंने सोचा, हाय रे बेचारा शरदिंदु। और शरदिंदु से ज़्यादा उसकी विधवा माँ के बारे में सोचकर मैं चिंतित होता। बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने पति से किसी तरह का सुख नहीं पाया और आखिरकार लड़के की तरफ से भी उसे घोर अशांति ही मिली। मैं शरदिंदु के बजाय उसकी माँ के बारे में सोचकर ज़्यादा विचलित हुआ। मैं शरदिंदु की शादी में शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि उस समय मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में कलकत्ते से काफ़ी दूर था। नौकरी ज़रूर करता था लेकिन भीतर ही भीतर लेखक बनने की इच्छा अंकुरित हो रही थी। शरदिंदु की शादी को लेकर जो विचित्र कांड घटित हुआ वह मेरे लिए अत्यंत विस्मयकारी था। मैंने सोचा कि इसे लेकर क्यों न एक कहानी लिखी जाए। जबलपुर से अपने हेडक्वार्टर बिलासपुर में आकर जब मैं यही घटना अपनी पत्नी को सुनाई तो वो भी हैरान रह गई। कुछ देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके बाद उसने सिर्फ यही कहा, ये क्या हुआ? सचमुच ये घटना हैरान कर देने वाली थी। उसके बाद कई साल बीतने पर जब मैं कलकत्ता लौटा तब दोस्तों के साथ मुलाकात हुई। उनके मुंह से जो कुछ सुना उसे सुनकर मैं और भी ताज्जुब में पड़ गया। यहाँ भी रिश्वत? विवाह उत्सव में भी आखिर रिश्वतखोरी आ पहुंची। पूरी कहानी सुनाने के लिए शुरू से ही किस्सा बयान करना होगा, सो वही करता हूँ। कलकत्ता के श्याम बाजार अंचल में जो लोग रहते हैं उन्होंने सेंट्रल एवेन्यू और वीडन स्ट्रीट की क्रॉसिंग के नज़दीक एक गली के किनारे एक पुरानी डिज़ाइन का 3 मंजिला मकान ज़रूर देखा होगा। वह मकान सिंह खानदान वालों का है। अत्यंत रईस खानदान के रूप में सिंह खानदान चिन्हित है। किसी ज़माने में कृष्णनगर के महाराजा के दीवान थे गंगा गोविंद सिंह। वे बहुत ही मशहूर रईस थे। उन्हीं दीवान गंगा गोविंद सिंह के वंश के किसी शाखा से ही इस वंश की उत्पत्ति हुई थी। एक ज़माने में उनका खासा दबदबा था और शान शौकत थी।
उस समय कलकत्ता के साथ साथ लंदन में भी इस खानदान की जूट के कारोबार में मोनोपोली थी। पूरे घर में जितने कमरे थे उनकी तुलना में घर में रहने वालों की संख्या कम थी, लेकिन नौकर चाकर, मुनीम, गुमाश्ते और दूर के रिश्तेदारों की संख्या कुल मिलाकर काफ़ी थी। पूरे घर की जिम्मेदारी इसी वृद्धा माजी के ऊपर थी। माजी यानी इस घर के स्वर्गवासी गृहस्वामी की विधवा पत्नी। उनका लड़का स्वर्गवासी हो चुका था और लड़के की बहू भी। खानदान का चिराग अगर कोई बचा था तो उस वृद्धा का पोता। वही पोता अब सयाना हो चुका था। वही था वंश का एकमात्र कुलदीपक। भविष्य में इस पोते की एक दिन शादी होगी और शादी के बाद ही घर का कोना कोना बच्चों की किलकारियों से मुखरित हो उठेगा। इसी उम्मीद में वृद्धा माजी अभी तक जिंदा थी। वृद्धा माजी का वही पोता विश्वपति सिंह एक दिन अपने कारोबार के सिलसिले में लंदन गया था। इधर वृद्धा दादी अपने पोते के लौटने की घड़ियां गिन रही थी। आखिर एक दिन पोता लंदन से लौटा जरूर, लेकिन साथ में अपनी मेम साहब बहू को लेकर। बहू के आने के कुछ महीनों के भीतर ही उसी सिंह हवेली के सामने एक दिन एक भयावह दुर्घटना घट गई। ऐसी दुर्घटना जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। संभवतः उस समय तक भली भांति पौ भी नहीं फटी थी। सारे इलाके में अंधेरे का साम्राज्य छाया हुआ था। पहले किसने उसे देखा था, पुलिस इसका भी पता नहीं लगा पाई थी। सिंह हवेली के ठीक सामने एक बहू की लाश पड़ी हुई थी। कब वह लाश रास्ते पर फेंकी गई, किसने लाश फेंकी, इसके बारे में किसी को भी पता न था। लेकिन एक बात के बारे में सभी सहमत थे कि वह लाश और किसी की नहीं, सिंह परिवार की बहू की ही थी। सिंह परिवार की बहू यानी विश्वपति सिंह की विलायती पत्नी। पुलिस ने आकर पूछा, इस महिला का नाम क्या है? कोई भी नाम बता नहीं पाया। सभी उसे सिंह परिवार की बहू के रूप में जानते थे। बहुतेरे लोगों ने सिंह परिवार के बेटे और बहू को कार में बैठकर जाते देखा था और फिर उसकी शादी कलकत्ता में तो हुई नहीं थी। पुलिस ने पूछा, कहाँ हुई थी शादी? विलायत में। सिंह परिवार का लड़का कारोबार के सिलसिले में विलायत गया था और लौटते वक्त उस लड़की को ब्याह लाया था। सुना है कि बहू दोगली है। बहू दोगली है? इसका मतलब यही कि बहू के पिता बंगाली और माँ मेमसाब। पुलिस ने सिर्फ मोहल्ले के लोगों की बात नहीं सुनी, बल्कि घर के नौकर चाकर, रसोइये, मैनेजर और अन्य रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज कर लिए। आसानी से कोई भी मुंह खुलना नहीं चाहता था। कुछ भी कहने में सभी लोग डर रहे थे। हो सकता है कि मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए। ऐसा होने से एक तरफ पुलिस से सजा मिलने का डर था तो दूसरी तरफ नौकरी से हाथ धो बैठने की आशंका भी थी। माजी ही घर की मालकिन थी। ऐसा कुछ भी कहना ठीक नहीं जिससे माजी का कोप भाजन बनना पड़े। पुलिस माजी और विश्वपति को गिरफ्तार करके थाने में ले गई। उसके बाद जब यह खबर अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियों के साथ छापी गई तो देखते ही देखते हर जगह लोग इसी हत्याकांड की चर्चा करने लगे। सबकी जुबान पर इसी हत्याकांड की बात थी। और फिर उस जमाने में आज की तरह सारे देश में बहुओं की हत्या करने की सरगर्मी नहीं थी। इसीलिए यह समाचार लोगों के लिए और भी ज़्यादा दिलचस्प था। बड़े लोगों के घर का कच्चा चिट्ठा गरीब लोगों के किस्सों की तुलना में अधिक रोचक होता है। इसीलिए जिनके पास समय ज़्यादा था और काम की व्यस्तता कम थी, उनके मनोविनोद के लिए एक मज़ेदार मसाला जुड़ गया। निचली अदालत में लगातार मुकदमे की सुनवाई चलने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए मज़ा और भी बढ़ता गया। बेकार के स्त्री पुरुषों का जमघट कोर्ट में लगने लगा। कुछ दिनों के बाद माजी को रिहाई मिल गई। उनके विरुद्ध कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पाया गया, लेकिन विश्वपति सिंह को नहीं छोड़ा गया। उसे जमानत तक नहीं मिली। उसी के विरुद्ध गंभीरतम अभियोग थे। गवाहों की जिरह के समय बात साफ हो गई कि विश्वपति और बहुरानी के बीच रोज ही झगड़ा हुआ करता था। सरकारी पक्ष में स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर A.K. बासु ने जब जिरह शुरू की तब सभी गवाहों ने विश्वपति के विरुद्ध ही अपने विचार व्यक्त किए। मिस्टर A.K. बासु ने घर के रसोइये से पूछा, क्या तुमने कभी भी मुजरिम को नशे की हालत में देखा है? रसोइये ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, कभी कभी उन्हें नशे की हालत में देखा है। कभी कभी या हर रोज? ठीक सोचकर बताओ। हाँ, हर रोज देखा है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हुजूर की तरफ देखते हुए बोलो। रसोइया, नौकर चाकर और मैनेजर सभी स्टैंडिंग काउंसिल की जिरह से घबरा कर वे सच्ची बातें उगल गए। फैक्ट्री से विश्वपति सिंह नशे में धुत होकर घर लौटते थे और काफ़ी रात बीतने तक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद बहुरानी अपनी गाड़ी लेकर घर के बाहर निकल जाया करती थी। लगभग सभी गवाहों ने ऐसा ही कहा। मिस्टर A.K. बासु ने उस ड्राइवर से भी जिरह की जो बहुरानी को लेकर बाहर जाया करता था। तुम्हारा नाम क्या है? महेश। तुम सिंह हवेली में कब से काम कर रहे हो? 8 महीनों से।
उसी दिन से जिस दिन साहब विलायत से शादी करके लौटे थे। क्या तुम्हें याद है कि बहू रानी को लेकर तुम कहाँ कहाँ जाया करते थे? जी हाँ, कभी होटल में तो कभी कभी न्यू मार्केट में। होटल में जाकर बहू रानी क्या करती थी? हुजूर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो गाड़ी में बैठा रहता था। लौटते वक्त क्या बहू रानी के मुंह से किसी तरह की बू निकलती थी? नहीं हुजूर, बू नहीं निकलती थी। क्या तुम ठीक कह रहे हो? जो कुछ कहोगे ठीक सोच समझ कर कहोगे, झूठ बोलने पर तुम्हें कड़ी सजा मिल सकती है। ठीक ठीक बताओ, बहू रानी के मुंह से बू निकलती थी या नहीं? हाँ हुजूर, निकलती थी। किस चीज़ की बू? शराब की? ये मैं नहीं जानता हुजूर। मिस्टर A.K. बासु ने फिर धमकी देते हुए कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं कौन होता हूँ? हुजूर की तरफ देखते हुए जवाब दो। क्या तुम शराब की बू नहीं पहचानते? क्या तुमने कभी शराब नहीं पी? महेश ने घबरा कर जवाब दिया, हाँ हुजूर, पी है। तो फिर इतनी देर तक मस्करी कर रहे थे क्या? ठीक ठीक बताओ, बहू रानी के मुंह से शराब की बू निकलती थी या नहीं? हाँ हुजूर, निकलती थी। और तुम्हारे साहब? महेश ने चुप्पी साध ली। उसके मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकला। क्या तुम्हारे साहब भी शराब पीते थे? ठीक से मुजरिम की तरफ देखो। अपने साहब को ठीक ठीक पहचान पा रहे हो? हाँ, वे भी पीते थे। क्या साहब और बहू रानी के बीच झगड़ा होता था? तुम जब दोनों को कार में बिठाकर कार चलाते थे तब क्या दोनों में झगड़ा होता था? महेश ने कहा, हाँ होता था। मिस्टर A.K. बासु ने कहा, योर ऑनर, मैं महेश से और ज़िक्र करना नहीं चाहता। अब मैं बहू रानी की खास नौकरानी मालती को बुलाता हूँ। साक्षी मालती बाला दासी। मालती ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर घूंघट ठीक कर वह कांपती कांपती कटघरे में आ खड़ी हुई। सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगी। आदि शब्द उसने तोते की तरह दोहरा दिए। उसके बाद जिरह शुरू हुई। जिरह के दौरान वह घबरा सी गई। साहब, जब बहू रानी का गला दबा रहे थे उस समय तुम क्या कर रही थी? मालती चुप रह गई। वो क्या जवाब दे, ये उसकी समझ में नहीं आया। अपनी जिंदगी में उसने कभी भी अदालत का मुंह नहीं देखा था। बोलो बोलो, बात को दबा देने की कोशिश मत करो। झूठ बोलने पर हुजूर तुम्हें कड़ी सजा देंगे। तुमने जो कुछ भी देखा है उसे बेहिचक कह डालो। तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हुजूर, तुम तो बहू रानी की खास नौकरानी थी, क्यों ठीक है ना? साहब के साथ बहू रानी का झगड़ा हो रहा था, तब तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर लग रहा था? हाँ हुजूर, गला दबाते वक्त बहू रानी चिल्लाई थी तो? हाँ हुजूर। उसके बाद जब बहू रानी ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया तो साहब ने उसे दोनों हाथों में उठाकर बाहर रास्ते पर फेंक दिया। क्यों, यही ना? हाँ हुजूर। योर ऑनर, मिस्टर A.K. बासु ने मालती बालादासी को और कुछ भी कह सकने का मौका तक नहीं दिया। ये सब बातें थी लोअर कोर्ट की। लोअर कोर्ट के जज साहब ने गवाहों के बयानों और प्राप्त सबूतों के आधार पर मुजरिम विश्वपति सिंह को जानबूझकर और ठंडे दिमाग से अपनी स्त्री की हत्या कर उसकी लाश को रास्ते में फेंक देने के अभियोग में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अनुसार फांसी की सजा सुना दी। नियम के मुताबिक लोअर कोर्ट की फांसी के हुक्म की पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा करानी पड़ती है। अंग्रेजों के समय से ही यह नियम चला आ रहा है। उसी सिलसिले में मामला हाई कोर्ट में आया। जज साहब हाजिर थे। अदालत पहले की तरह खचाखच भरी हुई थी। घर की बहू का गला घोटकर उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। लोगों के लिए भला इससे ज़्यादा मज़ेदार खबर और क्या हो सकती थी? और फिर कोर्ट में उस हत्यारे पति का चेहरा भी देखा जा सकता था। साथ ही इस मज़ेदार तमाशे को देखने के लिए कोई टिकट लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। लोगों को इसका आकर्षण भला कम क्यों होता? यहाँ भी एक पक्ष में स्टैंडिंग काउंसिल थे मिस्टर A.K. बासु और मुजरिम की तरफ से थे मशहूर बैरिस्टर मिस्टर निरंजन दास गुप्ता। हाई कोर्ट के स्वनाम धन्य बैरिस्टर। दोनों पक्ष में बैरिस्टरों की बहस के बाद सबने यही समझा कि मुजरिम की फांसी की सजा कायम रहेगी। दूसरे दिन जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले थे। कोर्ट बंद होने वाला था। अचानक बैरिस्टर निरंजन दास गुप्ता ने जज साहब के पास एक अर्जी पेश की। माय लॉर्ड, मुजरिम की तरफ से मुझे हुजूर की सेवा में एक अर्जी पेश करनी है। अर्जी? कैसी अर्जी? मुजरिम को 6 घंटों के लिए पुलिस के पहरे में पैरोल पर छुट्टी देनी होगी। सिर्फ कोर्ट के श्रोतागण और साधारण दर्शक वृंद ही नहीं, बेंच क्लर्क, अर्दली, चपरासी और स्वयं जज साहब भी बैरिस्टर साहब की बात सुनकर हैरान रह गए। जज साहब ने कहा, क्या है अर्जी? हुजूर, हमारा मुवक्किल शादी के लिए जाएगा। शादी? शादी करने के लिए 6 घंटों की छुट्टी मंजूर हो गई। 8 राइफलधारी पुलिस कांस्टेबल पहरा देते हुए मुजरिम को कन्या के घर तक ले जाएंगे। उसके बाद शादी हो जाने पर मुजरिम को फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा।
बिन बादल बरसात वाली कहावत आप सबने जरूर सुनी होगी। यहाँ ये कहावत 100% चरितार्थ हो रही थी। सभी घटनाक्रम की इस आकस्मिकता को देखकर पल दो पल के लिए गूंगे हो गए। जज साहब हुक्म सुनाकर अपने चेंबर में चले गए। स्टैंडिंग काउंसिल A.K. बासु ने निरंजन दास गुप्ता को कॉरिडोर में जा पकड़ा। उन्होंने पूछा, ये कैसी दिल लगी की है आपने मिस्टर दास गुप्ता? मिस्टर दास गुप्ता बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी की तरफ जाते जाते बोले, मिस्टर बासु, हैमलेट ने होरेशियो से जो कुछ कहा था वो आपको याद नहीं है क्या? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। सुनो होरेशियो, इस पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका दर्शन शास्त्र ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ठीक ठीक बताइए, माजरा है क्या? फांसी की सजा पाए हुए मुजरिम से भला कौन लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी? बैरिस्टर दासगुप्ता ने कहा, जरूर तैयार होगी मिस्टर बासु, जरूर। इस पृथ्वी पर सभी कुछ संभव है मिस्टर बासु। जिस समय लोअर कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा था, पूरे कलकत्ते में इस मामले की धूम मची हुई थी। उस समय मेरे मुवक्किल की दादी मिसेज सिंह पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश में। मिस्टर बासु हैरान रह गए। एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी? व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ मिस्टर बासु, हाँ, ज्योतिषी, जिसे आप लोग धोखेबाज और ब्लफ मास्टर कहते हैं, वही। इतने दिनों में मिसेस सिंह ज्योतिषियों के पीछे 5 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। और भी कितने रुपए खर्च हो जाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं। जितने भी रुपए खर्च होने दीजिए। एक ऐसा ज्योतिषी चाहिए जो किसी एक ऐसी लड़की की कुंडली बता सके जिसकी किस्मत में वैधव्य का दुख नहीं लिखा हुआ है। मिस्टर बासु बैरिस्टर निरंजन दास गुप्ता की दूरदर्शिता देखकर हैरान रह गए। हाँ, बात सही थी। विश्वपति सिंह वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी और एकमात्र कुलदीपक थे। एक समय के कृष्णनगर के महाराज के दीवान गंगा गोविंद सिंह की एक शाखा के वंशधर इसी सेंट्रल एवेन्यू और विटसे स्ट्रीट के मोड़ की गली के भीतर वाले मकान के एकमात्र मालिक थे। उसे ही फांसी हो गई तो फिर बचेगा क्या? उसकी जिंदगी बड़ी है या रुपए? ये सलाह दी थी हाईकोर्ट के मशहूर बैरिस्टर क्रिमिनल लॉ विशेषज्ञ मिस्टर निरंजन दास गुप्ता ने। जब उन्होंने देखा कि मृत्युदंड किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता, तब उन्होंने एक दिन मिसेस सिंह को एक परामर्श दिया। उन्होंने पूछा, माँ जी, क्या आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करती है? माँ जी ने कहा, क्यों? आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं? आपके एकमात्र वंशधर को अब दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। विश्वपति को फांसी होकर रहेगी। अगर उसे फांसी होकर ही रहेगी तो भला मैंने आपको यह ब्रीफ दिया क्यों है? मैंने सुना है कि आप क्रिमिनल लॉ कलकत्ता हाईकोर्ट के सबसे योग्य बैरिस्टर है। सबसे योग्य बैरिस्टर हो कि नहीं इस बात को छोड़ दीजिए। मैं भगवान तो नहीं हूँ, और जिस तरह के सबूत और साक्ष्य है उनसे तो यह प्रमाणित हो चुका है कि आपके पोते ने अपने हाथों से अपनी पत्नी का गला घोंटकर मार डाला और उसकी लाश सड़क पर फेंक दी थी। माँ जी ने कहा, सो हमारी बहू जैसी थी। उसकी गर्दन मेरे पोते ने छुरी से रेत रेत कर काट नहीं डाली, वही काफ़ी है। मुन्ना दूध पिला पिलाकर घर में एक नागिन को पाल रहा था। ये सब बातें आपने मुझसे कह दी सो कह दी, लेकिन और किसी के सामने ये भूल कर मत कहिएगा। वैसा करना हमारे ही हित के खिलाफ होगा। अब मैं जो कुछ कहता हूँ वह कह सके तो कीजिए, वो कर सके तो कीजिए। उसके बाद ही माँ जी का भारत भ्रमण शुरू हो गया। आज पंजाब के जालंधर में है तो कल गुजरावाला में, उसके बाद वहाँ से सीधे बनारस, फिर नवद्वीप के तो कलकत्ते के नज़दीक ही है। उससे भी ज़्यादा नज़दीक है यहाँ का भाटपाड़ा। आखिर ज्योतिषी कहाँ नहीं है? किसी ज्योतिषी की दक्षिणा 500 रुपये तो किसी ज्योतिषी की दक्षिणा है हर एक सवाल के पीछे 1000 रुपये। गरज का मोल है। इसीलिए पहले ही कह चुका हूँ कि पोते की ज़िंदगी बड़ी है या रुपए? रुपए जहन्नुम में जाए। फैक्ट्री के कर्मचारी भूखे मरे तो मरे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोते की ज़िंदगी। और क्या? ज्योतिषी भी एक है, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों ज्योतिषी सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। उत्तर भारत के ज्योतिषियों का मत कुछ होता है और दक्षिण भारत के ज्योतिषियों का मत कुछ और। किसी एक ज्योतिषी के साथ दूसरे का मत नहीं मिलता। एक तरफ थी वराहमिहिर की वृहत संहिता और वृहत जातक तथा वराहमिहिर के लड़के पृथ्वीयश का ग्रंथ होरासार, और दूसरी तरफ था गुनाकार द्वारा लिखित होराम करम। किस पर विश्वास किया जाए? महादेव द्वारा लिखित जातक तत्व और वैद्यनाथ रचित जातक परिजात एक तरफ थे, तो दूसरी तरफ थे उससे विपरीत विचार वाले ग्रंथ। सिर्फ रुपए खर्च होना ही बड़ी बात नहीं, वक्त भी साथ साथ बर्बाद हो रहा था।
उधर कलकत्ते के कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और इधर ज्योतिषियों के द्वारा माजी हजार हजार अविवाहिता कन्याओं की जन्म कुंडलियों की जांच करवा रही थी। किस लड़की की किस्मत में वैधव्य का योग नहीं, इस पर विचार करने में बड़े बड़े ज्योतिषियों का दिमाग भी चकरा जा रहा था। सिर्फ एक ज्योतिषी की राय मिल जाने पर ही काम नहीं चलेगा। ये ज्योतिषी जो कुछ कहता है दूसरा ज्योतिषी कहता उसका उल्टा ही, इसीलिए जरूरी था कि उनके बीच समन्वय हो। कई बार ज्योतिषियों की खोज में मांझी कलकत्ते से बाहर चली जाती और फिर कुछ दिनों के लिए कलकत्ता लौट आती। बैरिस्टर दासगुप्ता पूछते, क्या हुआ मांझी, क्या कोई ज्योतिषी मिला? मांझी बेहद थकी हारी होती, कहती नहीं, अभी भी कोई ठीक कुछ नहीं कह पा रहा है। कुंडली मिल रही है लेकिन लड़की नहीं मिल रही, देखा जाए क्या होता है। अभी भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी है। नहीं, कोशिश छोड़िएगा भी नहीं, लेकिन हाथ में अब ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ दिनों के बीच में ही यह केस हाईकोर्ट में चला जाएगा। इसी बीच आपको जो कुछ भी हो करना ही होगा, नहीं तो फिर सर्वनाशी हो जाएगा। आखिरकार एक लड़की की जन्म कुंडली मिली। लड़की की कुंडली में सप्तम पति खूब ही अच्छी तरह तुंगी था और चंद्रमा भी सप्तम पति की तरह दृष्टिपात कर रहा था। भाटपाड़ा के ही एक ज्योतिषी ने कहा था, इस कन्या के माँ बाप जिंदा नहीं है। लड़की अपने चाचा चाची के लिए बोझ बनी हुई है। 1 साल पहले इस लड़की के चाचा जी ही मेरे पास ये जन्म कुंडली लेकर आए थे। लड़की की शादी हो चुकी है या वह अब तक अविवाहित है ये मैं नहीं जानता, फिर भी उनका पता ठिकाना मेरे पास लिखा हुआ है। आप पता लिख लीजिए। लड़की का नाम है देवयानी सरकार और उसके चाचा जी का नाम है यतीन्द्रनाथ सरकार। पता है 3/1 दर्जीपाड़ा लेन। और अब 1 मिनट का भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। दूसरे ही दिन मामला हाईकोर्ट में चला जाएगा। मांझी ने कालिदास को 3/1 दर्जीपाड़ा लेन के पते पर झटपट दौड़ाया। कालिदास ने वहां से लौटकर खबर दी, मांझी कल उस लड़की की शादी होने वाली है। सब कुछ ठीक हो गया है, निमंत्रण पत्र भी छपवाकर भेजे जा चुके हैं। मांझी ने कहा, जा पुरोहित जी को बुलाओ। तो पुरोहित जी के आते ही मांझी ने पूछा, पंडित जी पंचांग देखकर जरा बताइए तो कि कल शादी की लग्न कितने से कितने बजे तक है। पंचांग देखकर पुरोहित जी ने कहा, संध्या 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक लग्न है। तो क्या बात है मांझी, किसकी शादी है? पुरोहित जी की बात का जवाब दिए बगैर मांझी तुरंत गाड़ी में बैठकर घर के बाहर चली गई। बैरिस्टर दासगुप्ता के घर जाकर उन्होंने मिस्टर दासगुप्ता से एकांत में कहा, लड़की मिल गई है। उस लड़की के भाग्य में वैधव्य योग नहीं है। भाटपाड़ा के एक ज्योतिषी से ही खबर मिली है। लड़की वाले दर्जीपाड़ा लेन में रहते हैं और सारी खोज खबर ले चुकी हूँ, लेकिन उस लड़की की शादी कल गोधूली लग्न में होने वाली है। निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। मिस्टर दासगुप्ता ने कहा, उस शादी को किसी भी तरह रुकवाइए। कल दोपहर को हाईकोर्ट में हम लोगों के केस की सुनवाई होगी। मैं जज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को 6 घंटे के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाए। मांझी ने पूछा, क्या जज साहब पैरोल पर छुट्टी देंगे? बैरिस्टर दासगुप्ता ने कहा, छुट्टी क्यों नहीं देंगे? इसकी प्रेसिडेंट है, नज़ीर है। 8 पुलिस कांस्टेबल राइफल लेकर मुजरिम को घेर कर रखेंगे। इसमें भला जज साहब को क्या आपत्ति हो सकती है? बस एक ही बात है, सुहाग रात नहीं होगी और आपको किसी तरह का भोज देने का मौका नहीं मिलेगा। मांझी ने कहा, सो न हो तो न सही, किसी तरह शादी हो तो जान बचे। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि लेखक का जीवन बड़ी मुसीबत का जीवन होता है। ये भी कह चुका हूँ कि जिसके जीवन का ग्राफ शुरू में ही इतना ऊंचाई तक पहुँच गया, उसकी शेष परिणति क्या होगी? इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए बेहद उतावला हो उठा। इसीलिए मैंने नरेश से पूछा, फिर क्या हुआ? कितने सालों के बाद मैं कलकत्ता आया था। उन दिनों में एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिसकी वजह से मुझे कलकत्ता आने का मौका कम मिला करता था। कलकत्ते के बारे में मुझे जो भी खबरें मिलती वे अपने मित्रों के मार्फत ही मिलती, लेकिन मेरे मन में सबसे ज्यादा कौतूहल शरण दीदू की शादी के बारे में था। शरण दीदू के विवाह से संबंधित दुर्घटना के बारे में मुझे नरेश के मुंह से ही सारा विवरण विस्तार पूर्वक सुनने को मिला। जिस दिन हाईकोर्ट खुला उस दिन पहले की तरह एक तरफ स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर ए के बासु और दूसरी तरफ बैरिस्टर निरंजन दास गुप्ता डटे हुए थे और कटघरे में कठपुतली की तरह खड़ा था मुजरिम विश्वपति सिंह। और अगली कतार में दर्शकों की पीठ पर बैठी वह कौन थी? बदन पर नई बनारसी साड़ी थी, गले में, हाथ में और कान में जड़ाऊ गहने थे, मांग में गहरा लाल सिंदूर भरा हुआ था। क्या वही फांसी की सजा पाए हुए मुजरिम की नई नवेली दुल्हन थी जिसके साथ ब्याह रचाने के लिए जज साहब ने अभियुक्त को 6 घंटों के लिए पैरोल पर छुट्टी दी थी? सिर्फ जज साहब ही नहीं, कोर्ट में मौजूद सारे आदमी कभी मुजरिम की तरफ देख रहे थे तो कभी बनारसी साड़ी में लिपटी हुई नई नवेली दुल्हन की तरफ। वही दुल्हन जिसकी शादी शरण दीदू के साथ होते होते विश्वपति सिंह के साथ हो गई थी। सभी के मन में एक ही सवाल था,
क्या जज साहब इतने निष्ठुर हो जाएंगे कि मुजरिम को फांसी की सजा देकर नई नवेली दुल्हन को विधवा बना देंगे? क्या स्वयं जज के एक पति नहीं है? क्या जज साहब के बीवी बच्चे और दामाद नहीं है? क्या जज होने के कारण उनका हृदय पत्थर का हो गया है? नहीं, सचमुच जज साहब का भी दिल था। उस दिन उन्होंने इसी बात का सबूत दिया। फांसी के मुजरिम को ऐसी मामूली सजा की नजीर हाईकोर्ट के लंबे इतिहास में और कोई नहीं थी। फांसी के बदले आजीवन कारावास की सजा दी गई। जज साहब फैसला सुनाने के बाद अपने चेंबर में चले गए। स्टैंडिंग काउंसिल और बैरिस्टर निरंजन दास गुप्ता भी बाहर लाइब्रेरी में चले गए। माँ जी अपनी नवविवाहिता पोते की बहू के साथ अपनी गाड़ी में जा बैठी। आजीवन कारावास यानी 14 साल का दंड। तब तक नववधु को सुहाग संध्या के लिए इंतजार की घड़ियां गिननी होगी। इस अवधि के बाद ही वह अपने पति से मिल सकेगी। लेकिन विधाता के मन में क्या था, इसका पता न माँ जी को था, न विश्वपति सिंह को, और न ही शरण दीदू को। संभवतः किसी के लिए ये जान पाना मुमकिन था भी नहीं, क्योंकि इस घटना के कुछ एक महीनों के बाद ही माँ जी अचानक चल बसी। साथ ही दीवान गंगा गोविंद सिंह के सुप्रसिद्ध वंश का एक वंशधर विश्वपति सिंह जेल में अपनी सजा काटने लगा, और उसकी नई नवेली दुल्हन एक लेखक के रूप में जानने के लिए मैं लालायित हो उठा। और इसके बाद क्या हुआ होगा? ऐसा खानदान, इतने रुपए पैसे, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारोबार और सुंदर पत्नी, इसकी क्या परिणति होगी? वो कहावत है ना, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। लेकिन कैसी खुदा की मर्जी और कैसा नसीब? नरेश पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुना रहा था और मैं तन्मय होकर सुन रहा था। नरेश एक दिन अपने ऑफिस से घर लौटा ही था कि हठात दरवाजे पर दस्तक हुई। नरेश ने दरवाज़ा खोला। सामने शरण दीदू को देखते ही वह अवाक रह गया। नरेश ने कहा, शरण दीदू तू? शरण दीदू को देखकर नरेश हैरत में पड़ गया। उसे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उसका पहले वाला दोस्त शरण दीदू है। शरण दीदू का रंग पहले की तुलना में काफ़ी साफ हो गया। कहा वह बदसूरत और बदरंग शरण दीदू, और कहा आज का यह सुंदर, सजीला और सलीकेदार शरण दीदू। ये कैसा जादू हो गया था? नरेश ने देखा कि घर के सामने एक नई गाड़ी खड़ी थी। नरेश ने पूछा, तू उसी गाड़ी में आया है? शरण दीदू ने कहा, हाँ। किसकी गाड़ी है ये? शरण दीदू ने जवाब दिया, मेरी ही है, मैंने ये गाड़ी खरीदी है। नरेश की मानो बोलती ही बंद हो गई। कुछ क्षणों तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शरण दीदू ने कहा, परसों मेरी शादी है, ज़रूर आना भाई। ये कहने के साथ शरण दीदू ने नरेश के हाथों में विवाह का निमंत्रण पत्र थमा दिया। शरण दीदू ने जाते जाते फिर कहा, देखो भाई, शादी में आना ज़रूर, इस समय चलता हूँ, ज़रा हड़बड़ी में हूँ। विवाह का निमंत्रण हाथ में लिए लिए ही नरेश ने देखा कि शरण दीदू झटपट गाड़ी में जा बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पृथ्वी पर इतनी तरह की आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है जिनका हिसाब रखना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। जो शरण दीदू एक मामूली सी नौकरी भी नहीं पा सका था, उसी शरण दीदू ने आज गाड़ी खरीदी है। ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? दूसरे दिन नरेश ने अपने ऑफिस से अपने दोस्तों को फ़ोन किया। उन लोगों ने भी बताया कि शरण दीदू ने उन्हें शादी में आने के लिए निमंत्रण किया था। नरेश ने पूछा, वो कैसे संभव हुआ अमल? अमल ने कहा, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, जिसकी शादी में ऐसा गोलमाल हुआ था उसी का विवाह हो रहा है। ये कैसे संभव हुआ, समझ में नहीं आता। नरेश ने पूछा, क्या शरण दीदू के साथ तुम्हारी कुछ बातचीत हुई? अमल ने कहा, बातचीत भला होती भी कैसे, वो तो तूफान की तरह आया और शादी का कार्ड देकर चला गया। शरण दीदू से मैं सिर्फ यही पूछ पाया कि ये गाड़ी किसकी है। उसने जवाब दिया, ये गाड़ी मैंने ही खरीदी है। सिर्फ अमल ही नहीं, हमारी मित्र मंडली के दिलीप, संदीप, मानस, कुणाल और शिबू सभी इस बात पर हैरान थे। विवाह स्थल का पता जानने के लिए जब नरेश ने शादी का कार्ड पढ़ना शुरू किया तो वह हैरत में पड़ गया। कन्या का नाम देवयानी था। देवयानी? ये कौन सी देवयानी है? जिस देवयानी की शरण दीदू के साथ शादी होने को थी, उसकी शादी तो शरण दीदू की बजाय विश्वपति के साथ हो चुकी थी। विश्वपति सिंह को उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद देवयानी उसकी पत्नी थी। खैर, शादी के दिन सभी दोस्त शरण दीदू के घर आ पहुंचे। शरण दीदू ने नया मकान बनवाया था, सुंदर सा मकान। उस मकान को देखकर सभी चकित रह गए। शरण दीदू मकान कैसे बनवा पाया? वो गाड़ी कैसे खरीद पाया? जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ एक ट्यूशनों के बलबूते पर पेट भर पाता था, उसके पास आखिर इतने रुपए आए कहाँ से? नरेश, अमल, दिलीप, संदीप, मानस, कुणाल और शिबू सभी के सामने यही समस्या थी कि आखिर यह सब संभव कैसे हुआ। और ये सवाल भी सबको परेशान कर रहा था कि ये देवरानी कौन है जिसके साथ शरण दीदू की शादी होने जा रही है। शरण दीदू के घर में न जाने कहाँ से बहुत से रिश्तेदार भी जुट गए थे। शरण दीदू बेहद व्यस्त था।
इस व्यस्तता के बीच शरण दीदू के साथ कुछ भी बातचीत नहीं हो सकी। शरण दीदू वर का वेश धारण कर कन्या के घर की तरफ रवाना हुआ। शरण दीदू के दोस्त भी बाराती बनकर उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दूसरी कार में चल पड़े। लड़की वालों के घर में भी भारी धूमधाम थी। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। बारातियों का दिल खोलकर स्वागत किया गया। शहनाई का सुर सुनकर सभी अभिभूत हो रहे थे। दूल्हे शरण दीदू को एक कमरे में बैठाया गया। उसे घेर कर लड़कियां खड़ी थी। वहां भी शरण दीदू के साथ उसके दोस्तों की कोई बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद कन्या पक्ष के लोग शरण दीदू को विवाह मंडप में ले गए। शरण दीदू को एक पीढ़े के ऊपर खड़ा करना पड़ा और दूसरे पीढ़े पर दुल्हन को बिठाकर 4 आदमियों ने उसे दूल्हे शरण दीदू के चारों ओर 7 बार घुमाया। 7 बार परिक्रमा पूरी होने के बाद ही शुभ दृष्टि का आयोजन हुआ। पुरोहित जी ने कहा, आप शुभ दृष्टि बेटी देखो, वर की तरफ देखो। उसके बाद मैं नरेश के मुंह से सारा किस्सा सुन रहा था। मेरा कौतूहल उत्तरोत्तर और भी बढ़ता जा रहा था। मैंने नरेश से पूछा, क्यों भाई, लड़की कैसी थी? नरेश ने कहा, अरे भाई, वही देवयानी सरकार जिसके साथ एक दिन शरण दीदू की शादी होते होते रुक गई थी। वही देवयानी सरकार जिसकी शादी शरण दीदू के बजाय विश्वपति सिंह के साथ हो गई थी। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? एक ही लड़की की शादी 2 व्यक्तियों के साथ कैसे हो सकती है? नरेश ने कहा, हम लोग भी तो इसी बात पर हैरान थे। जिस लड़की की किस्मत में ज्योतिषियों के अनुसार वैधव्य योग नहीं था, उस लड़की की शादी फिर शरण दीदू के साथ कैसे हुई? वो भला विधवा ही कैसे हुई और शरण दीदू के साथ उसकी शादी भला क्यों कर हुई? कुछ देर रुककर नरेश ने फिर कहना शुरू किया, उसके बाद बहुतों से पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी किस्मत में वैधव्य योग नहीं था। ये ठीक है, लेकिन विवाह विच्छेद, तलाक, विवाह विच्छेद का योग उसकी किस्मत में था या नहीं, इस बात पर ज्योतिषियों ने विचार नहीं किया था। इसका प्रतिरोध भला क्या होता है? जिस जमाने में ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी, उस समय तो संभवतः विवाह विच्छेद का चलन था ही नहीं। उस समय विवाह विच्छेद का कोई कानून भी नहीं बना था, तो भला ज्योतिषी इसके बारे में क्या भविष्यवाणी करते? मैं विस्मित होकर नरेश के मुंह से यह हैरत अंगेज किस्सा सुन रहा था। शुभ दृष्टि के बाद ही संप्रदान पर्व प्रारंभ हो गया। उस समय शरण दीदू से बातचीत कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर भी नरेश ने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा, साहब एक बात बताइए तो, ये तो वही लड़की है जिसके साथ शरण दीदू की शादी होते होते रुक गई थी और जिसके साथ शरण दीदू के बजाय विश्वपति सिंह की शादी हो गई थी। अब फिर इसकी शादी शरण दीदू के साथ कैसे हो रही है? उस आदमी ने कहा, इसके पहले पति विश्वपति सिंह से तो इसका 1 साल पहले ही तलाक हो चुका है। नरेश ने पूछा, और इसका पहले पति विश्वपति सिंह, क्या वो अभी तक जेल में है? उस आदमी ने कहा, हाँ, उससे तो उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन तलाक हुआ कैसे? उस आदमी ने कहा, आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। शादी के बाद न तो सुहागरात हुई थी और न ही कोई भोज वगैरह आयोजित किया गया था। वो विवाह तो असिद्ध हो गया, इसीलिए देवयानी को तलाक पाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। नरेश सारा किस्सा सुनाता जा रहा था। उसने फिर कहा, देवयानी का अपने पहले पति से विवाह विच्छेद ही नहीं हुआ, बल्कि क्षतिपूर्ति के रूप में उसे लाखों रुपए मिले। उन्हीं रुपए से ही तो शरदिंदू ने मकान बनवाया है और गाड़ी खरीदी है। शरण दीदू के पास इस समय जो कुछ भी है वो देवयानी के प्रथम पति के रुपयों की बदौलत थी। शरण दीदू को बस एक ही बात का दुख है। आज इस शादी को देख पाने पर जो सबसे ज्यादा खुश होती शरण दीदू की वह गरीब बूढ़ी विधवा माँ, आज खुशी का यह दिन देखने के पहले ही संसार से विदा हो चुकी है। घटनाओं के झंझावात से मैं न जाने कैसा विवल हो चला था। शादी तो बहुतों की होती है, लेकिन किसी भी लड़के को भला शरण दीदू की तरह विवाह मंडप से अपमानित होकर खाली हाथ लौटना पड़ा है। और क्या कोई लड़का इस तरह पहले वाली लड़की के साथ फिर विवाह बंधन में बनता है? सचमुच शेक्सपियर ने झूठ नहीं कहा है। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। सुनो होरेशियो, इस पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी तुम्हारे दर्शन शास्त्र ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। कहानी मैं कैसे लिखूं? इस कहानी पर कौन विश्वास करेगा? क्या कहानी में कभी किसी ने ऐसी घटना देखी है? नरेश मुझे अपने साथ लेकर शरण दीदू के नए मकान की तरफ बढ़ने लगा। नरेश ने हठात दूर के एक मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वही तो है शरण दीदू का नया मकान। मैंने उस मकान की तरफ कुछ क्षणों तक एकटक देखा। सचमुच देखने लायक मकान था। शरण दीदू ने हम सबको पराजित कर दिया था। फिर भी मैंने पूछा,
एक बात समझ में नहीं आ रही है, लड़की के चाचा ने फांसी की सजा पाए हुए अभियुक्त के साथ भला अपनी भतीजी की शादी क्यों की? नरेश ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यह भी तुम समझ नहीं सके। लड़की के चाचा जी को विश्वपति सिंह की दादी ने उस रोज 4 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। ताज्जुब की बात है, यहाँ भी रिश्वत? मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि दूसरे महायुद्ध के बाद मैंने कुछ एक वर्षों के लिए घूसखोरों को पकड़ने की नौकरी की थी। बहुत से घूसखोरों को मैंने पकड़ा भी था। इसके लिए एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैंने पुरस्कार भी पाया था। लेकिन फिर भी इस रिश्वत की लेन देन की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भला कोई भी इस तरह की रिश्वतखोरी की कल्पना कर सकता है क्या? दुनिया में इतने लोगों के होते हुए यह घटना घटी शरण दीदू के जीवन में। सच है, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। नरेश ने शरण दीदू के घर के सदर दरवाजे के पास जाकर कॉलिंग बेल बजाई। कॉलिंग बेल की आवाज पूरे घर के भीतर गूंज उठी। मुझे ऐसे लगा मानो कॉलिंग बेल की आवाज नहीं थी, वह थी विश्वपति सिंह की आवाज, या फिर वह थी विश्वपति सिंह की 14वीं पीढ़ी के प्रसिद्ध पुरुष दीवान गंगा गोविंद सिंह के जेल खाने के भीतर से की गई विकट आर्त ध्वनि। आप सुन रहे थे विमल मित्र की कहानी मर्जी खुदा की। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।